नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा DMCH में जो आज कार्यक्रम हो रहा है वो कम से कम लाखों मरीजों की न सिर्फ जान बचाएगा बल्कि जो PG UG जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी संदेश दे रहा है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मित्रा सक्सेना हूँ। मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ। मैंने फॉक्सी में जो हमारी फेडरेशन है उसमें प्रैक्टिकल ऑब्स्टेट्रिक्स कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ और आज दरभंगा ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी सोसाइटी की जो 25वीं सेलिब्रेशन है उसमें मैं आमंत्रित थी। मेरा मेन कार्य जो रहा है वो है कि किस तरह से पूरे देश में सभी ऑब्स्टेट्रिशियंस को इंटरनल इलाइक आर्टरी लाइगेशन की स्किल के लिए सिखाना। एक्चुअली जब डिलीवरी के बाद बहुत रक्तस्राव होता है तो यूट्रस को निकाल दिया जाता है और यूट्रस निकालने से पहले अगर सभी ऑब्स्टेट्रिशियंस को ये विधा आती हो जिसमें कि ये जो ब्लड सप्लाई की आर्टरी है उसको बांध लें, जिससे कि लोग जिसको कि नहीं सीख पाए हैं तो इस स्किल को सीखने से हम औरत की जान भी बचा सकेंगे और जहाँ बच सकेगा वहाँ यूट्रस भी बचा सकेंगे। तो मेरा यही प्रयास रहा है कि पूरे देश में घूम के ये विधा इंटरनल इलाइक आर्टरी लाइगेशन की विधा सभी ऑब्स्टेट्रिशियंस को सिखाई जाए। इसको वीडियोस, एनाटॉमी, इन सब के माध्यम से मैं कोशिश करती हूँ कि सबको जानकारी मिले। कितने आज स्टूडेंट को इस वर्कशॉप से लगा लाभ, क्योंकि ये सिल्वर जुबली कार्यक्रम है तो इससे कितना लाभ पहुंचा है स्टूडेंट्स? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने आकर के मुझे बताया कि वो सीखना चाहते हैं और वो किस तरीके से करें। तो मैंने उन्हें इस सब की राय बताई है कि वो कैसे एनाटॉमी के डिसेक्शन हॉल में जा कर के और एनाटॉमी के कैडावर्स की डिसेक्शन करके देख सकते हैं और फिर अपने पेशेंट्स में अपने मेंटर्स के साथ, सीनियर टीचर्स के साथ ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी एनाटॉमी समझ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं ताकि तैयारी पीस टाइम में हो। क्योंकि जिस समय बहुत ब्लीडिंग होती है उस समय आप कोई हीरोइज्म नहीं कर सकते, तो ये विधा आपको ठंडे टाइम में सीखनी होती है। तो जितने भी आपके पेशेंट्स हैं जिनकी आपने सिजेरियन किया है उनमें आप इन वेसल्स को देख सकते हैं कि कहाँ पर हैं और फिर उनको स्लोली सीख सकते हैं ताकि आप इमरजेंसी के लिए रेडी रहें। डॉक्टर धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, क्या अपना इंट्रोडक्शन आप दे दें। मेरा नाम प्रोफेसर अरूप कुमार माझी, now professor in Santiniketan Medical College in West Bengal, and previously I was the head of the department at a very renowned medical college, RG Gaur Medical College. आपने फोकस किस पर किया है? मेरा फोकस है एक very important topics है the primary amenorrhea. Primary amenorrhea means उसके जो गर्ल है, लेडी है ना, उसके लेडी के मासिक मैंने नहीं हुआ था। उसका तो एक एज है जो एज को मायने हुआ था, वो एज है 13, 14, 15, हाँ, अच्छा मासिक आया था। बट किसको बहुत अनफॉर्चुनेट गर्ल है कि मायने नहीं हुआ था, उसको वेरी प्रॉब्लमेटिक हुआ, फैमिली का प्रॉब्लमेटिक हुआ, सोसाइटी का प्रॉब्लमेटिक हुआ, उसका गर्ल का मैरिज का प्रॉब्लम हुआ था, उसका गर्ल का फ्यूचर रिप्रोडक्शन उसके प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए अभी कुछ ट्रीटमेंट है एवं बहुत ट्रीटमेंट है जो उसके लिए जो प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक हो जाएगा। Because many of the girl they will get the child and menstruation will be occur, they can do the family. So this is the very difficult topic, difficult cases. When the girl is born in such family and grow in the another family. So that is my topic actually. क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए? मैं डॉक्टर अनीता सिंह हूँ, पटना से आई हूँ और मैं अभी बिहार। फोकस किस पर आज आपका कार्यक्रम? आज मेरा टॉक था कि एक बीमारी होती है प्रेगनेंसी के दौरान जिसमें बच्चा नहीं बनता है, उसके बदले में बच्चेदानी के अंदर अंगूर के गुच्छे जैसे ट्यूमर एक बन जाते हैं
और वो ख़तरनाक होता है, उसमें बहुत ब्लीडिंग होती है मरीज़ को। और अगर उसको अच्छे से सफाई करके सफाई के बाद वाले पीरियड में अच्छे से फॉलोअप नहीं किया जाए तो उसमें से 20% लोगों को कैंसर भी हो जाता है। तो अगर इस तरह की बीमारी हो गई है तो डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि मरीज़ को बोले कि तुम हर हफ्ते अपने खून का जांच कराओ जब तक तुम्हारा बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता है और कैंसर का खतरा ख़त्म नहीं हो जाता है। तो हर डॉक्टर लोग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और मरीज़ को भी समझना चाहिए कि अगर डॉक्टर की बात को नहीं माने कि नहीं मैं तो ब्लीडिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं अब क्यों जाए, तो हो सकता है कि बाद में जब कैंसर हो जाए और आगे का स्टेज बढ़ जाए तब पता चले, फिर बीमारी का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो बीमारी बहुत कॉमन नहीं है, समझिए 500 में एक महिला को ऐसा होता है कि बच्चा नुकसान हो गया शुरू के महीने में और कुछ पता नहीं चला, वो समझे बिल्कुल ठीक हो गया, सफाई हो गई, लेकिन असल में उसमें कैंसर का कीड़ा एक तरह का बन जाता है जो कि बच्चेदानी का कैंसर कर जाता है, जो कि ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में जाकर जमा हो सकता है। तो इसके प्रति हम लोग को जागरूक रहना चाहिए क्योंकि ये कैंसर है, एक ऐसा कैंसर जो कि समय पर अगर पता चला जाए तो इसको दवा से 100% मरीज़ ठीक हो सकता है, बिल्कुल कैंसर फ्री हो सकती है और उसके बाद उसको फिर से नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है और बिल्कुल ठीक रहेगी हमेशा के लिए। थैंक यू मैम। तो मैडम आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बंगाली भी बोल सकते हैं। जी मैं बोलूँगी, अपना इंट्रोडक्शन जीन में बोल। अच्छा, मैं डॉक्टर सीता रामामूर्ति पाल। बातचीत बोलने का नहीं समझ में आएगा, है ना? क्रोमोसोम बोलिए। हाँ भाई, जी, कहाँ से आ रहे हैं? मैं कोलकाता से आई हूँ और मैं फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा अंदर होता है, बच्चा पैदा होने के पहले बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी टेस्ट या डायग्नोस करने के जो स्पेशलिटी है उसको फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट बोलते हैं। अब ये है कि जेनेटिक्स जो हम बात करते हैं, जीन्स जो हमारे बॉडी होते हैं, हर आदमी के अंदर 23 पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं। बाई एक जो पिता, एक अपनी माता से आता है और एक अपने पिता से आता है। अगर दोनों ठीक हो तो बच्चा ठीक रहता है, लेकिन अगर कोई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो कि एक अगर क्रोमोसोम ज़्यादा हो, लाइक क्रोमोसोम 21 जिसको बोलते हैं, अगर सब केस में 2-2 रहते हैं, कभी कभी अगर एक 2 के बदले अगर 3 हो तो वो बच्चे में मानसिक हिसाब के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं या और किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही हम सोनोग्राफी में देखते हैं कि अगर बच्चे में कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे कि हार्ट में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम है तो हम बेबी का टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं। हम कैसे करते हैं, जो पहले 3 महीने में जो फूल जो होता है, फूल से हम डीएनए लेते हैं। डीएनए जो है हमारे अंदर, जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो चेक करते हैं, या फिर 4 महीने के बाद जो पानी होता है बच्चे के पास वो उससे चेक करके देख सकते हैं कि बेबी में वो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो प्रॉब्लम क्रोमोसोम में भी हो सकता है, प्रॉब्लम जीन में भी हो सकता है, और जो भी हमको सोनोग्राफी में मिलेगा कि हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्रेन का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट करना है। इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जो है श्रेय इस प्रेगनेंसी में नहीं जाता है, क्योंकि कोई बीमारियां ऐसे होते हैं कि हर प्रेगनेंसी में वो बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है, ताकि अगले प्रेगनेंसी में वो वापस होने के चांसेस है कि नहीं, और अगले प्रेगनेंसी में वो बच्चा को टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं। इसके लिए ये आवश्यकता, ये जानकारी कि बेबी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्यों हुआ है, क्या जेनेटिक प्रॉब्लम से हुआ है, वो जानना ज़रूरी है। आज फोकस किया आपने इसके बारे में। तो हम बता दें कि और अगर देखिए ये आज काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो सिल्वर जुबली कार्यक्रम हो रहा है इसमें ये है कि देश के जो टॉप जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आ रहे हैं। मैम अपना इंट्रोडक्शन एक मिनट है, ये आपके पास हमारे जो अभी सेक्रेटरी ना स्वर्ण, उनके पहले यही थी और इन्होंने बहुत डायनामिक लाया है। जी मैम। नमस्ते, मैं डॉक्टर माधुरी पट्टी बोल रही हूँ, मुंबई से आई हूँ और मैं सचिव हमारे फॉक्सी की रह चुकी हूँ। मैं फर्स्ट लेडी सेक्रेटरी हूँ, जो हिस्ट्री में 70 इयर्स की हिस्ट्री में हम फर्स्ट लेडी सेक्रेटरी। मैम आज फोकस किस पॉइंट पर आपने किया? आज मेरा टॉक था कि हम सीज़ेरियन सेक्शन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करने का। सब बोलते बढ़ रहा है,
कोई जगह घट रहा है, तो लोगों को लगता है कि बढ़ क्यों रहा है, लेकिन इसकी बहुत वजह है कि एक तो हमारा पॉपुलेशन अलग हो गया है, ओबेस लोग बहुत ज़्यादा है, जंक फूड खाते हैं, बराबर है, ओबेसिटी, और शादी की एज ज़्यादा हो गई है। तो जब हमारे पास जब पहली बार प्रेगनेंसी करके तो ज़्यादा करके 32 35 में आते हैं, बाद में जब बच्चा नहीं रुकता है तो उन लोगों को IVF में जाते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसी की प्रेशियस प्रेगनेंसी हो जाती है। बाद में अभी जो है ना, बच्चे लोग को लेबर पेन सहन नहीं करना है, तो वो बोलते कि नहीं हमें सिजेरियन करवा दो, तो मैटरनल रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं। तो हमें उनका समझाना पड़ता है कि आपको नहीं चाहिए तो भी वो करते हैं। तो हम अभी हमारा स्थिति है ऐसे कि जो पेशेंट बोलेंगे वैसे हम उनको समझाते हैं, और ना मानते हैं तो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ वजह है, तो उसमें हम रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। और सिजेरियन सेक्शन तो बढ़ता है, तो हमने देखा कि जब सिजेरियन सेक्शन 5 और 6% रहते थे, तभी माताओं की और शिशुओं की मृत्यु का दर बहुत बड़ा था। लेकिन हम टाइमली जब ज़रूरत है वो माता का और बच्चे के लिए सीजर करेंगे, तो उसका अभी आप देखेंगे मृत्यु दर अपना नेशन का 97 पर 100,000 लाइव बर्थ है। और हमें 2030 में हमारा गोल क्या है, लेस देन 70 पर 100,000 लाइव बर्थ होना चाहिए। तो हम लोग गोल पे बढ़ रहे हैं। तो सबका जो कहना है कि सिजेरियन बढ़ रहा है वो सच बात है, लेकिन अपने पास गैजेट आ गई है। आज के ज़माने में 1 या 2 ही बच्चा चाहिए, बराबर है, उनको अच्छा चाहिए। पहले के ज़माने में 8-10 बच्चे होते थे, उसमें 4 गुजर जाते थे। अभी वैसा नहीं हो रहा है। अभी हम ऑप्टिमाइज़ करते कि जिसको ज़रूरत है उसका करते हैं। थैंक यू जी। बुला रहे हैं आपको। तो हम देखिए लगा दे, आज लगातार कार्यक्रम जो है इस तरह जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अंजू तुरियार है। मैं भागलपुर सोसाइटी की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और अभी ACMO बेगूसराय हूँ। अच्छा मैम, आज फोकस किस टॉपिक पर आपने दिया आज आपका? मेरा टॉपिक कल है वो लेबर केयर गाइड है। उसमें कि पहले होता था कि लेबर शुरू हुआ है तो अगर देर हो रहा है उसमें होने में या बच्चादानी का मुंह खोलने में या बच्चा के बाहर आने में, तो तुरंत आदमी फोर्सेप लगा लेता था या सिजेरियन के लिए तैयारी करता था। लेकिन अभी जो नया लेबर गाइड आया है, इसके बारे में मैं कल बात करूँगी, उसमें है कि पहले था 2 घंटा 3 घंटा करके, अभी है कि अगर आधा डायलिटेशन कहेंगे जिसको 5 सेंटीमीटर्स कहते हैं WHO के हिसाब से, अगर उतना है तो हम लोग 6 घंटे तक वेट कर सकते हैं। और पहले वाले पार्टोग्राम में था कि अगर उतना है तो 1 घंटा 1 सेंटीमीटर 1 घंटा से होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो उसको सिजेरियन के लिए तैयार करो या फिर फोर्सेप डिलीवरी के लिए तैयार करो। मेन वही है। फिर पहले वाले में था कि अलर्ट लाइन एक्शन लाइन करके होता था कि यहाँ तक देख रहे हैं उसके बाद एक्शन लिया। अभी वो सब नहीं है। अभी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दोनों ले रहे हैं। बीच में आया था कि सेकंड स्टेज नहीं लेते थे, सिर्फ फर्स्ट स्टेज। तो सेकंड स्टेज लेने से अगर उसमें देर हो रही है तो उसमें माता को या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो बच्चे में हो सकता है कि उसका ऑक्सीजन की कमी हो, एनोक्सिया हुआ, उसमें डेथ हो सकता है। मदर के केस में होता है कि उनको PPH होता है, फिर और भी उसमें एक्लेम्शिया वगैरह हो जाता है। तो वो सबसे बचाव किया जा सकता है सेकंड स्टेज में। और प्रेफर क्या करते हैं जो मरीज हैं प्रेजेंट, क्या प्रेफर सिजेरियन या नॉर्मल, किस तरह? नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जब तक कि ऐसा नहीं हो कि सिजेरियन करना मस्ट है। क्योंकि जैसे पोजीशन होता है बच्चे का, अगर आड़ तिरछा है तो उसमें तो सिजेरियन करना ही है। लेकिन सिर्फ उल्टा बच्चा अगर है तो उसमें सिजेरियन नहीं करते हैं। लेट हो रहा है, अगर गर्भावस्था में अगर जैसे प्रोग्रेस जो हो रहा है वो डिले हो रहा है तो उसमें सिजेरियन नहीं करते हैं जब तक कि माता और बच्चे का कंडीशन ठीक है। अगर किसी भी समय बच्चे का धड़कन तेज़ हो गया, बच्चा पेट में पखाना कर दिया या ब्लड आ रहा है पानी के साथ, तो उसमें सिजेरियन के लिए सोच सकते हैं। या फिर माँ का पल्स बहुत हाई हो गया है, BP बहुत शूट अप कर रहा है और भी उसको डिस्निया वगैरह हो रहा है, मतलब सांस फूलने लग रहा है,
तो उस केस में माता को बचाने के लिए हम लोग तुरंत सिजेरियन के लिए करते हैं। लेकिन ये लेबर के गाइड में है कि दूसरा वाला जो सेकेंड स्टेज जो है वो पहला बच्चा अगर जिसका हो रहा है उसको 3 घंटे तक इंतज़ार कर सकते हैं, और दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा वगैरह में 2 घंटे में इंतज़ार करते हैं। इसमें काफ़ी टाइम मिला, सफिशिएंट टाइम बच्चे को मॉनिटर करने के, माँ को मॉनिटर करने में, जिससे कि सिजेरियन का रेट कम हो जाएगा, ऑब्स्टेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज कम होंगे और नॉर्मल डिलीवरीज की तरफ झुकाव रहेगा।